खुशामदीद। शाम 5 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है जी पाँच का पंच लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। 5 के पंच में हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर करें और आज भी कुछ अहम तरीन बातें, कुछ अहम तरीन मामलात, कुछ अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि सियासी उफ़क़ पर किस तरीके से बयानात का आना शुरू हो गया है। अगरचे मौसम का पारा सर्द तरीन इस वक्त जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सियासी पारा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से इज्तिमात, जलसे, जुलूस निकाले जा रहे हैं, बयानात दिए जा रहे हैं और काउंटर बयान भी आना शुरू हो गए हैं। यानी इस तरीके से कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासी मंजरनामे पर हर बदलते वक्त के साथ, हर घंटे के साथ एक नई कहानी, एक नया बयान भी सामने आ रहा है। इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएंगे कि सरकार कमर कस चुकी है, किसके लिए कमर कस चुकी है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। श्रीनगर के अंदर एहतजाज हुआ, एहतजाज करने वालों की बुनियादी मांग है क्या, क्योंकि उस मांग का ताल्लुक रियासत की मईशत के साथ है, इक़्तिसादियात के साथ है। क्यों वो लोग सरापा एहतजाज है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि इस 55 मिनट के प्रोग्राम में आप लगातार हमारा साथ देंगे और साथ देने के लिए आप टीवी पर हमें देख ही रहे हैं। फटाफट से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ताकि खबर दुनिया तक जाए, यानी दुनिया तक जाए और खबर तह तक हर एक के सामने आए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं वो बड़े 5 वीडियोस जिन्हें आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर सबसे ज़्यादा लाइक किया है, शेयर किया है। और वो कौन से लाइक और शेयर करदा 5 वीडियोस हैं जिन्हें अब तक की 5 बड़ी ट्रेंडिंग वीडियोस माना जा रहा है। आपके टीवी चैनल पर ये 5 वीडियोस आ चुकी हैं जी। सबसे पहला वीडियो आप देखेंगे जी, तालिबान, यानी खबर तालिबानी इंतज़ामिया, तालिबान के वज़ीर ख़ारजा और अमेरिका के नामज़द सफ़ीर टॉम वेस्ट के दरमियान 2 रोज़ा इजलास इख्तिताम पजीर हुआ है और उस इजलास के बाद दोनों तरफ से बयानात जारी किए गए हैं। सबसे पहले मौक़िफ़ देखेंगे जी अफ़गानिस्तान का मौक़िफ़ और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर ख़ान मुत्तकी का क्या बयान है। उनका मानना है कि जनाब माहौल जो था वो काफ़ी साजगार था, चूँकि जब से दोबारा से टॉम वेस्ट ने बहसती मुशीर और बहसती सालिस के तौर पर अमेरिका की तरफ से बातचीत शुरू की है, ये दूसरा मौका था उनके साथ बैठे हैं, तो हालात जो है वो काफ़ी बेहतर रहे हैं और डिस्कशन जो हुआ है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ह्यूमन, हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर बातचीत हुई है। ताहम इंतज़ामिया यानी अमरीकी इंतज़ामिया से एक बार फिर तालिबान ने इस बात की अपील की है कि 9.5 मिलियन डॉलर, 5 बिलियन के जो एसेट सीज किए गए हैं, फ्रीज किए गए हैं अमेरिका की तरफ से सेंट्रल बैंक के अंदर, उन्हें खोल दिया जाए ताकि अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए काम किए जाए। एक बार फिर वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान जो है वो दे दिया है। ताहम अमेरिका ने एक बार साफ कर दिया कि वो हालात पर गहरी नज़र रख रहा है। ताहम बहुत जल्द वो इस सिलसिले में कोई फ़ैसला भी ले सकता है और इस फैसले से कबल वो 2 चीज़ों पर काफ़ी गहराई के साथ देख रहा है और ख़वातीन की आज़ादी और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात, यानी उन्हें पढ़ने और नौकरी करने की इजाज़त दी जाए, ये शर्त अव्वल होगी, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। दफ्तर ख़ारजा अमेरिका की तरफ से ये बयान जो है वो जारी कर दिया गया है। फिलहाल असासे मुंजमिद रहेंगे, लेकिन बातचीत का दौर आगे बढ़ेगा। दोनों तरफ़ैन ने अपने अपने ट्विटर पर आकर इस बात की वजाहत कर दी और इस खबर को सबसे ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया गया दोहा मुज़ाकरात के हवाले से। उसके बाद ये दूसरी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से है। चूंकि लोकसभा और राज्यसभा का इजलास चल रहा है और लोकसभा और राज्यसभा के इजलास के दौरान मुल्क भर के जो मेंबरान हैं वो जम्मू कश्मीर की ओर अपनी तवज्जो मबजूल कर रहे हैं और तरह तरह के सवालात पूछ रहे हैं। आज सलामती सूरत हाल के हवाले से एक तहरीरी सवाल का जवाब सामने आया जिसमें सरकार ने अपनी वजाहत जो है वो सामने कर दी है और सरकार का मानना है कि दरअंदाजी और इंतहा पसंदी की वारदातों में साल 2018 के बाद नुमाया तौर पर कमी आई है। पहला दावा ये पेश किया गया और दूसरे दावे में ये कहा गया कि अक्टूबर 2021 तक सिक्योरिटी फोर्सेस के 32 जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के 19 जवान ये मारे गए जी अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 के दरमियान। तहरीरी सवाल के जवाब में ये बात भी बताई गई और यह भी कहा गया कि साल 2020 के दौरान जो तरह तरह की कार्रवाइयां की गई हैं उनमें इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर भी मारे गए हैं और उससे काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है मिलिटेंट आउटफिट्स को।
14 ये 160 से ज़्यादा इंसिडेंट्स का जिक्र जो है वो उस तहरीरी जवाब के अंदर भी किया गया है और साफ ये कर दिया गया है कि तकरीबन 2018 में 140 से ज़्यादा मरतबा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स की गई। इसी तरीके साल 2018 में 417 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं और रवा साल के दौरान यानी साल 2021 के दौरान 244 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। नवंबर तक का आंकड़ा जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है और इन आंकड़ों के आने के बाद सरकार ने इसी तहरीरी सवाल के जवाब में लिखा है कि सूरत हाल माजी के मुकाबले में बेहतरी की ओर जा रही है और सलामती सूरत हाल में मजीद बेहतरी जो है वो देखने को मिल रही है। तीसरी अहम तरीन खबर जो है वो भी जम्मू कश्मीर के हवाले से है क्योंकि विंटर्स है और बर्फबारी होती है और बर्फबारी के दौरान सिक्योरिटी ग्रिड को काफ़ी मुतहरिक रहना पड़ता है और माना जा रहा है कि श्रीनगर के अंदर आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ है और उसमें जहां आर्मी के आला तरीन अफसर पुलिस के अफसर ज्वाइंटली बैठे हैं और एक स्ट्रेटजी को चॉकआउट किया गया है कि विंटर्स के दौरान यानी आने वाली सर्दियों के दौरान किस तरीके से ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखा जाएगा, किस तरीके से कॉर्डियल एटमॉस्फेयर को बनाते हुए यानी आपसी तालमेल को बरकरार रखते हुए ऑपरेशंस को तेज किया जाएगा। डीपी पांडे, आईजीपी कश्मीर, इंटेलिजेंस, किलो फोर्स, डीआईजी, सेक्टोरियल ऑफिसर और एसएसपीज ने मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली को तरतीब दिया है कि किस तरीके से अब आने वाले 3-4 महीने जो सरमा के हैं ऑपरेशंस को कंटिन्यू किया जाएगा। तो यानी सलामती सूरत हाल के हवाले से श्रीनगर के अंदर आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ है। और चौथी बड़ी खबर जो है वो आज सुबह जो हमने ब्रेक की थी, सबसे पहले जिला पुलवामा में जो झड़प हुई थी उस झड़प में 2 इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर मारे गए हैं और बाद में पुलिस ने दोनों मारे गए मिलिटेंटों के बारे में तफसीलात भी फराहम की जिनके बारे में कहा गया कि जैश ए मोहम्मद ममनुआ तंजीम के साथ इनका ताल्लुक है। एक के बारे में कहा गया कि जो राजपुरा पुलवामा के अंदर मारा गया वो यासिर परे है जो आईडी एक्सपर्ट था और पुलिस को कई केसों के अंदर वो मतलूब था और उसके साथ साथ फुरकान जो गैर मुल्की मिलिटेंट था उसका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है, वो भी कई अहम केसेस के अंदर मतलूब था। और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को जब ये मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि पुलवामा राजपुरा के आसपास के इलाके के अंदर ये मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, उसके बाद ही वहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया और बाद में इन दोनों मिलिटेंटों को मारने का दावा पुलिस की तरफ से पेश किया गया है। और आखिर पर कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया उस हवाले से जनाब खबर यह है कि श्रीनगर के अंदर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और सभी एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जो है वो जारी कर दिए गए और श्रीनगर इंतजामिया ने भी इस नए वायरस और नए आकार की परेशानी को बांधते हुए देखते हुए कुछ इक़दाम उठाने का फैसला लिया है। और अब यह फैसला लिया गया कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से जो लोग भी वादी कश्मीर के अंदर आएंगे, श्रीनगर एयरपोर्ट पर आएंगे, उन्हें इब्तिदाई मरहले में 3 दिन का क्वारंटाइन लाजमी करार दिया गया अगरचे उनका टेस्ट नेगेटिव भी आए और अगर पॉजिटिव आता है तो DRDO अस्पताल जो खनमो के अंदर है वहां पर उन्हें मुंतकिल किया जाएगा, वहां पर उनका इलाज मुआलजा जो किया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से 3 मकामात शहर के अंदर किए गए हैं खड़े जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एक श्रीनगर का सनत नगर इलाका जहां पर मैरिज हॉल है उसको डेजिग्नेट किया गया है एज ए क्वारंटाइन सेंटर के और 2 निजी होटलों को श्रीनगर के अंदर क्वारंटाइन सेंटर के लिए रख दिया गया है जहां पर एहतियातन अगर कोई बीमार होता है तो उसे वहां पर रखा जाए। तो ये तो जनाब थी 5 अहम वीडियोज जिन्हें आपने अभी तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर अभी तक टॉप ट्रेंडिंग 5 हेडलाइंस में जगह दिलाई। बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा सबसे पहले खबर की करते हैं और खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद और जिनसी मामलात की खबरें हर दिन आती है और अखबारात की जीनत भी बनती है, रेडियो टीवी पर इस पर बात भी होती है, लेकिन NCRB की रिपोर्ट आने के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी हाई अलर्ट पर आ गई और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुख्तलिफ महकमों के अंदर खवातीन के हुकूक को बहाल रखने के लिए और उनकी शिकायत का अजाला करने के लिए कमेटियों को तश्कील देने के लिए इक़दाम उठाया है। और इन इक़दाम को उठाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने माना जा रहा कि सिर्फ 15 दिन का समय दिया है कि सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर कमेटियों को तश्कील किया जाए ताकि ख़वातीन को अगर कोई शिकायत है और स्पेशली ये जो वुमेन राइट्स के अंदर अस्मत रेजी की मामलात और दीगर मामला यहाँ काम के दौरान जिस तरीके से जिनसी हिरासा की खबरें आती है उनको लेकर अगर कोई शिकायत होगी तो वो वहां पर जाएं, वहां पर शिकायत का अजाला कर सकती है। और सरकार का मानना है कि किसी भी कीमत पर
इनडिसिप्लिन को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए इन कमेटियों को फौरी से बेशतर बनाने की बात जो है वो सामने रखी गई है। अब ये बात याद रखिएगा कि माजी में जब आप खंगालेंगे और याद माजी को याद करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दर्जनों ऐसी शिकायतें सामने आई जहां पर खवातीन ने सामने आकर इंतहाई संगीन इल्जामात जो लगाए, जिसके बाद सरकार ने कमेटियां भी बनाई, लेकिन कमेटियों ने आज तक भी कोई काम नहीं किया। यही वजह है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में जब इस बात का खुलासा पेश किया गया, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर मुतहरिक हो गई है। सीधे श्रीनगर चलेंगे मजीद तफसीलात के लिए। हिलाल हांजुरी हमारे साथ है। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मामला खवातीन का है और खवातीन के हकूक की बाजियाबी की बातें हो रही है। उन्हें जो अक्सर कहा जा रहा है कि जनाब एक दहशत का माहौल रहता है वर्क प्लेस पर, खवातीन को वो उससे बाहर आए, वो फ्रीली काम कर सके। अब कमेटियां बनाने की बात जो है वो सामने आ रही है। क्या कुछ पावर कॉरिडोर से अभी तक आपके पास खबर है? कब तक ये कमेटियां बनेंगी? और जो माजी में कमेटियां बनाई गई थी, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी, क्या उनका उनसे कोई पूछताछ है कि आपने जो रिपोर्ट्स दी थी उनका क्या हाल है? देखिए गौहर, ये जो आईसीसी है यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो हर डिपार्टमेंट में बनाने थे, और ये काफी वक्त से जीएडी की जानब से ऑर्डर जारी किया गया है, क्योंकि जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है इसकी वो जेएडी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। लेकिन उसके बाद हर किसी डिपार्टमेंट में, चाहे वो कोई पेरेंट डिपार्टमेंट हो या सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट हो, उनसे कहा गया था कि वो अपने ऑफिस सतह पर इस हवाले से कमेटीज बनाएं। लेकिन आज तक हम देख रहे हैं कि जो कमेटीज बनाने का जो तादाद होना चाहिए था वो बहुत कम है। बहुत ऐसे दफातर हैं, बहुत ऐसी वर्क प्लेसेस हैं जहां पर अभी तक भी इस तरह की कमेटीज का गठन नहीं हुआ है। ये कमेटीज दरअसल जितने भी फीमेल वर्कर्स मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में या मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या मुख्तलिफ विंग्स में काम कर रही हैं, तो वहां पर उनके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट ना हो जाए, किसी भी मर्द की तरफ से उन्हें छेड़ा ना जाए, उन्हें सख्ती ना किसी तरह से किया जाए, उन्हें कोई हैरासमेंट ना किया जाए, उसके रोकने के लिए, उसके रोकथाम के लिए इस तरह की कमेटियों का गठन करना बहुत जरूरी था। और मुराद यही थी कि इंटरनल लेवल पर भी अगर कोई खातून एम्प्लॉय ये शिकायत करती है कि उसे किसी मर्द ऑफिशियल की जानब से या किसी मुलाजिम की जानब से तंग किया जाता है, हैरास किया जाता है, तो उसे अपनी शिकायत वहीं पर दर्ज करने का मौका मिले, और उसके बाद वो शिकायत आगे फॉरवर्ड करने का सिलसिला कहां से कहां जाना है वो बाज़ाब्ता ऑर्डर में लिखा हुआ है। लेकिन अगरचे जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे दफातर काम कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिस काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ही फीसद जो है दफातर है जहां पर यह कमेटीज बनाई गई है। अब सरकार की जानब से एक बार फिर से सभी दफातर को, सभी महकमों को यह बाशगाब अल्फाज में कहा गया है कि अब मुकर्रम मुद्दत के अंदर अंदर ही ये कमेटीज तश्कील दी जाए, और उसके बाद जहां पर भी वर्क प्लेसेस में किसी भी खातून के साथ ज्यादती हो तो फौरन से पेशतर उन मामला को निपटाया जाए। अच्छा, और बड़ा इंपॉर्टेंट है हिलाल, जब हम कमेटीज की बात करते हैं तो माजी में भी हमने देखा और मौजूदा सिस्टम में भी हम देख रहे हैं कि हाई पावर कमेटियां बनाई जाती हैं, आमदम, गुफ्तम, निशस्तम और बर्खास्तम तक ही वो महदूद हो जाती है। आउटकम उसका बहुत कम देखने को मिलता है, और स्पेशली इस तरीके की कमेटियां, मुझे याद है साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के टेन्योर में भी जब शिकायतें सिविल सेक्टर से आई थी तो कहा गया था कि जनाब एक ग्रीवेंस कमेटी बनाई गई है, अब वहां पर शिकायतें जाएंगी और ये इसका अजाला होगा। बाद में उस कमेटी का हाल क्या हुआ, क्या रिपोर्ट आई, किसी को नहीं पता है। और ताज़ा खबरें भी आज कई डिपार्टमेंट से इस तरीके की कि इंटरनल कमेटियां बनाई गई, बाद में इस तरीके का माहौल बनाया गया कि न पता लगा कि एप्लीकेंट को कि हुआ क्या, और ना ही अफसर ने कभी जहमत गवारा की ये बताने के लिए कि क्या जो एलिगेशंस थी वो सही थी या गलत थी। देखिए गवर, चूंकि कई सारे केसेस ऐसे हमारे नजरों के सामने हैं जिस पर कमेटियां तो बनाई गई हैं, रिपोर्ट भी बनाए गए हैं, लेकिन उन रिपोर्ट्स पर फिर कोई अमलावरी नहीं हुई है, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। हालांकि नागाम ब्लॉक के अंदर, जो चाड़ूरा के अंदर एक ब्लॉक है, वहां पर जब एक बीएमओ पर इसी तरह का इल्जाम लगा है तो उसके बाद कंसर्न सीएमओ की जानब से एक कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तहकीकाती रिपोर्ट दी है, और जो हमारे जराए हैं उनका मानना है कि उसमें, उस रिपोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया है कि मज़कूरा बीएमओ पर जो एलिगेशंस है वो सही साबित हुए हैं। तो उसके बाद जो एक्शन लिया जाना चाहिए था डिपार्टमेंट की जानब से वो नहीं लिया गया है, और मामला यहां तक पहुंच गया है कि जरा के हवाले से भी हमें मालूम मिल रहा है कि वो मामला अभी सब जुडिश है, यानी उसमें डिपार्टमेंट ने जो काम करना था आज तक वो नहीं किया है, बल्कि डिपार्टमेंट पर यानी हेल्थ सर्विसेज कश्मीर पर ये इस मामले में मज़कूरा बीएमओ को बचाने के इल्जामात लग रहे हैं।
तो उस ज़मीन में क्या इस तरह की कमिटीज काम कर पाएंगी, एक सवाल जो है जरूर इन कमिटीज को लेकर भी उठने शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कमेटियां बनने से पहले ही कमेटियों पर सवाल है, क्योंकि माजी में भी इस तरीके की कोशिशें की गई, लेकिन मंतकी अंजाम तक क्या कुछ पहुंचा वो आपके सामने। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा फटाफट से लद्दाख की भी आपके सामने रखते हैं। लद्दाख में मामला जरा कुछ पेचीदा हो रहा है, क्योंकि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम खत रवाना कर दिया गया है, और ये शिकायती खत के अंदर कहा गया है कि लौ जहाद का मामला लद्दाख के अंदर चलाया जा रहा है और लद्दाख की माइनॉरिटीज को जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही है। खबर हम आपको बता रहे हैं जी, जनाब संस्कार का मामला है, जहां पर दो नौजवानों ने आपस में शादी की, एक लड़का लड़की है, बालिग है, दोनों ने शादी की है। लेकिन अब यह मामला सियासी बन रहा है और इस मामले को लेकर चिट्ठी आपकी टेलीविजन चैनल पर है जी। अब इस मामले को लेकर सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने आर.के. माथुर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूनियन टेरिटरी लद्दाख के, उनके नाम एक ख़त रवाना किया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि फोर्सिबल मैरिज जो हुई है और कन्वर्शन जो किया जा रहा है ये इंतहाई ख़तरनाक है और इस मामले को रोकना होगा। और इसमें उन्होंने उसका नाम भी दिया है, सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई है, और इन्होंने मांग किया कि बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की जाए। और फिर अब ये मामला जो है थोड़ा सा भी ठंडा पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ एक तरफ से LBA कार्रवाई की मांग कर रही है, वहीं पर खबर ये भी है कि कानूनी मामला बन चुका है ये पूरा मामला, क्योंकि लड़का और लड़की कानूनी तौर पर बालिग है और दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर चुके हैं और बाज़ाब्ता तौर पर अदालती हुक्मनामे के तहत उनकी प्रोटेक्शन को अब यकीनी बनाने की भी बातें जो है वो सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर शादी एक नई सियासत लेकर लद्दाख के अंदर उस वक्त आ रहा है जब लद्दाख ठंड की चपेट में है, लेकिन सियासी एतबार से लद्दाख के अंदर गर्माहट है, क्योंकि LBA ने तहरीरी शिकायत और ख़त लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम रवाना कर दिया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उस नौजवान के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसने बुद्धिस्ट लड़की को अपने साथ लेकर श्रीनगर के अंदर शादी की है। चलिए जी अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा श्रीनगर की करते हैं, कश्मीर वादी की करते हैं। और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्दियों के अयाम है और अयाम सर्दी के दौरान अब अक्सर आग की वारदातें भी हो रही हैं। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जनवरी से अक्टूबर के दरमियान तकरीबन 59 या 60 करोड़ के आसपास इमलाक को नुकसान पहुंचा है। और तकरीबन फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के पास 1628 कॉल्स आई हैं, जिनमें 1603 कॉल्स आग लगने की पेशगी इतला थी, 12 कॉलें रेस्क्यू के लिए थी और 13 कॉल्स फर्जी निकली है। लेकिन जब हम हालात को देखते हैं, इतना प्रेशर इन पर है, लेकिन रात देर गए जो खबर इस वक्त की बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे लिए है वो है बांडीपोरा का तिलेल इलाका, दूर दराज इलाका है जहां पर हर साल आग लगती है और सर्दियों के अयाम में भी आग लगती है। और अगर आप सिर्फ एक साल के आंकड़े को देखेंगे तो 100 से ज्यादा मर्तबा वहां पर आग लग चुकी है, कई मकानात नजर आतश हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल और बड़ा मामला जो है वो ये है कि इस दूर दराज इलाके के अंदर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो निज़ाम होना चाहिए था वो ना के बराबर है, जिसकी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा रिहायशी मकान और गौखाने रात देर गए आग की ढेर में तब्दील हुए हैं और हजारों करोड़ रुपए का नुकसान इस वक्त तिलेल बांडीपोरा इलाके के अंदर हुआ है। मकामी आबादी का मानना है कि फौज की तरफ से बर वक्त कार्रवाइयां की गई, अवाम ने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि इस पूरे खित्ते के अंदर, इस पूरे इलाके के अंदर जो 6 से 8 महीने तक कट ऑफ रहता है, सिर्फ 2 फायर टेंडर्स हैं और वो भी टाइम पर नहीं आते। सीधे चलेंगे अमजद के पास, क्योंकि जब मैं बांडीपोरा की बात करता हूं तो बांडीपोरा जिला ऐसा है जो सरहदी इलाका भी है और काफ़ी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव भी है, फौज की काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है, उसके बावजूद भी इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो वहाँ पर देखने को मिले। बहुत शुक्रिया जी अमजद ज्वाइन करने के लिए। बांडीपोरा की हम खबर बता रहे हैं, रात देर गए आग लगी है, 1 दर्जन से ज़्यादा रिहायशी मकानात और गौखाने तबाह हुए हैं। आग लगना हादसा है ये माना जा सकता है, लेकिन जब मैं बांडीपोरा की हिस्ट्री और तारीख को देखता हूँ तो हर साल
दिसंबर से मार्च के दरमियान आग लगती है और हर बार इंतजामिया के दावे ये होते हैं कि इंतजामिया मुतहरिक है, फाल है, लेकिन हर बार टेस्ट के अंदर वो फेल हो जाती है। अब की बार अवाम क्यों परेशान है? डीडीसी, बीडीसी और सरपंच क्यों सरापा एहतिजाज? देखिए गौहर, लगातार पिछले कई समय से अगर कश्मीर के नॉर्थ फ्रंटियर की बात करें तो वहां पर इस तरह के वाक़ा पेश आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बांडीपोरा बारामूला के अंदर पिछले कुछ दिनों में हमने देखे हैं कि लगभग 9 के आसपास ऐसे छोटे बड़े जो वाक़ा है वो हुए हैं जिसमें आग की जद में कहीं छोटी बड़ी दुकानें या फिर मकान आ चुके हैं। इस बार का जो वाक़ा हम दिखा रहे हैं ये नॉर्थ फ्रंटियर के गुरेज इलाके का है, जहां पर गुरेज के अंदर कल देर रात आग लगी। आग के चलते 12 के आसपास मकान आग की जद में आए और अब वो लोग पूरी तरह से हम कहें तो खुले मैदान में खाली छत आसमान बनाकर बैठे हुए हैं। ये वाक़ा जो है ये गुरेज का है, एक्चुअली गुरेज के तिलेल इलाके का है, जो गुरेज से ही लगभग 120-130 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। यानी अगर श्रीनगर शहर की बात करें तो लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पे ये इलाका है। बॉर्डर फ्रंटियर है, दोनों ही तरह से इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए या फिर पूरे देश की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें। हम लोग लगातार इस चीज पर बात कर रहे हैं पिछले कई समय से कि रोड कट ऑफ ये इलाका पिछले कई सालों से लगभग 6 महीने के लिए हर साल रहता है। और जब तिलेल की हम बात करें, हद से ज्यादा ठंड होने के कारण, बिजली की कमी होने के कारण वहां पर लोग रिवायती बुखारी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अगर एक घर में आग लगे तो वो पूरे मोहल्ले में फैलने में ज्यादा समय नहीं लेता। और उससे बड़ी वजह यह है कि फायर इमरजेंसी सर्विसेज की जो कमी वहां पर इलाके में देखने को मिल रही है, उसकी वजह से भी जो वाक़ा है इस तरह के वो इतनी ज्यादा हम कहें तो एक लहर पकड़ लेते हैं कि वहां पर फायर सर्विसेज के पहुंचते पहुंचते एक गांव का गांव खत्म हो जाता है। पूरे गुरेज इलाके में महज 2 फायर टेंडर इंजन व्हीकल्स मौजूद है। यानी ये गुरेज तहसील के लिए, एक तिलेल तहसील के लिए, पूरी तिलेल तहसील के अंदर जिसमें कम से कम 10 से 12 गांव आते हैं, कम से कम 5 से 7 हजार फैमिलीज रहती हैं, सिर्फ एक फायर टेंडर मशीन रखी गई है जो मौके पर पहुंच तो जाए, लेकिन उसका पहुंचना नामुमकिन इसलिए हो जाता है कि जिन इलाकों में ये आग के वारदात होते हैं वहां पर प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी अभी भी मौजूद नहीं है। यानी आजादी के 75 साल के बाद भी देश में एक कोना ऐसा है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका एक गांव ऐसा है जहां पर एक शख्स को पैदल पहुंचने में भी 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वहां पर सड़क अभी तक नहीं बनी। एक एमएलए साहब हैं वहां के जो 3 टेन्योर वहां पर लगा चुके हैं, उसी गांव से सबसे ज्यादा वोट हासिल करते हैं, लेकिन उन गांव वालों तक आज तक उन्होंने कोई भी हम कहें तो प्रॉपर रोड सर्विस नहीं पहुंचाई है, प्रॉपर टेलीकॉम सर्विसेज नहीं पहुंचा पाए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, एक तो टेलीकम्युनिकेशन की वहां प्रॉब्लम है, इस वजह से कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही, और अगर आर्मी वहां फोरफ्रंट पर ना आए तो लोगों को तरह तरह की मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आज ही हमने सुबह खबर अपनी इसी मॉर्निंग शो में बताई थी कि बांडीपोरा की तरफ से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एडवाइजरी दे दी गई है जी ना, जो हामिला खवातीन है और एक्सपेक्टेड है जी आने वाले 3 से 4 महीनों के दौरान वो बांडीपोरा हेडक्वार्टर की ओर शिफ्ट करे या श्रीनगर जाए। तो क्या मैं ये मानूं कि मुकम्मल तौर पर नजरों से ओझल सरकार का है ये इलाका, ये खूबसूरत इलाका? ये वजह कि अब डॉक्टर भी अपनी जिम्मेदारियां ऐसे पूरी करें कि जब आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आइए, हम आपके तहसील में, आपके गांव में आपकी खिदमत नहीं कर सकते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर का यह सपना था कि दर्द ज़ेह में मुब्तला खातून को हर मुमकिन सहूलियत उसके पास वाले इलाके में ही मिले। आज से करीब 10 दिन पहले हमने इसी पर एक बड़ी खबर यहाँ पे कवर की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि वहां पर जिस तरह से जो हामिला औरतें हैं वो किस तरह से सफर कर रही हैं, गायनोकोलॉजिस्ट की कमी है, वहां पर टेक्नीशियंस की कमी है उन हॉस्पिटल्स में। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हम लोग पिछले कई समय से ये लोग भी मांग कर रहे हैं, जिसमें पिछले 2 साल से ये मांग सामने रखी जा रही है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा, या फिर हम लोग कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ की बात करें, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद गुरेज गए थे, वहां पर उनके सामने भी मांग रखी गई। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से आपने कहा कि आम एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों से ओझल ये इलाका पूरी तरह से है। शायद वहां पर रहने वाले लोग अगले 6 महीने के लिए शायद वहां पर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए वहां पर होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि वहां पर विंटर्स में एक मेजर माइग्रेशन होती है वहां की आबादी की। उसमें माने कि लगभग 40% के आसपास लोग ऐसे हैं जो वहां पर विंटर स्टे नहीं करते। यानी वहां बचने वाले जो 60% गरीब तबका है वो शायद सरकार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उन लोगों को तमाम तर जो बेसिक फैसिलिटीज उनसे ओझल रखा जा रहा है, दूर रखा जा रहा है। मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें, बिजली की फैसिलिटीज की बात करें, टेलीकॉम फैसिलिटीज की बात करें, रोड फैसिलिटीज की बात करें, या फिर फायर एंड इमरजेंसी टेंडर व्हीकल्स की आप बात करें। व्हीकल्स जो दी गई है वो भी कई साल पुरानी है, जो अब एक तरह से खस्ता हालत में है। अब वो मौके पर पहुंचे भी तो कहां से पहुंचे, कैसे पहुंचे, इसका कोई प्रॉपर निजाम नहीं बनाया गया। चलिए जी, आप स्टैंड बाय पे रहिए, जरा एक और खबर भी हम ब्रेक कर देते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है और दिलचस्प खबर ये है, क्योंकि मामला बच्चों और बच्चियों का है, उन बच्चों और बच्चियों का है जिन्हें आप ऑर्फन कहते हैं, जिन्हें आप यतीम कहते हैं, और अब इनके नाम पर बाज़ाब्ता तौर पर बिजनेस शुरू हो गया है। और दिल्ली के अंदर कई गिरोह
पैसा ऐंठने की तैयारियों में लग चुके हैं और कई ऐसी खबरें आ रही है कि कोविड के दौरान जो ऑर्फन हुए हैं उनके नाम पर फंड रेजिंग की जा रही है। और श्रीनगर आते आते जब इस खबर की तस्दीक करनी पड़ी तो पता लगा कि इन चीजों का कहीं पर अता पता ही नहीं है। खबर सामने आने के बाद जहां सिविल सोसाइटी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील किया कि वो इस पूरे मामले का संजीदा नोटिस ले कि कौन लोग इस तरीके से गोरख धंधा चला रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि मामला इंसानियत का है, बच्चों का है और उन लोगों का है जो कोरोना की वजह से मारे गए और आज उनके घरों के अंदर अगर कोई परेशानी है तो इससे मजीद परेशान उन्हें किया जा रहा है। सीधे अमजद के पास चलेंगे। अमजद, ये जो एनजीओज का नाम सामने आ रहा है, खबरें सामने आ रही है, क्या कुछ ये खबर है? कौन लोग ये हैं जिनके बारे में अब ये खबरें आ रही है कि जनाब दिल्ली में काफ़ी एक्टिवेशन हो रही है और खबर तो यहाँ तक भी आ रही है कि यतीम बच्चियों को और बेटियों को बेचने तक की भी बातें हो रही है और दाम मुकर्रर किए जाते हैं कि किस तरीके से उन्हें बेचा जाए। कश्मीर के अंदर हर तरह का बिजनेस देखा गया था, लेकिन बच्चों की तस्करी या अवैध तस्करी जिसकी हम बात करें, ये मामला जम्मू कश्मीर के अंदर इस स्तर पे पहली बार देखा जा रहा है। एक एनजीओ है जो ग्लोबल कश्मीर या ग्लोबल के अंदर आज भी से लगभग 22 घंटे पहले एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ी गई है। जो स्टिंग ऑपरेशन देश की एक बड़ी टेली सर्विसेज या फिर न्यूज सर्विस एजेंसी कहें, उन्होंने किया है। ये दावा बताया जा रहा है कि उन्होंने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया है और एक बड़ा बस्ट किया है। बस्ट यानी उसमें ये बात सामने लाई गई है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड के दौरान जो यतीम हुए बच्चे हैं उनका सौदा किया जा रहा है। 75,000 एक बच्चे का, 1.5 लाख 2 बच्चों का सौदा इस तरह से किया जा रहा है और वो भी खूबसूरती पर कि कश्मीर के बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, 1.5 लाख रुपए तो बनता है, ये कहते हुए उन्हें वीडियो में सुना जा रहा है। यानी कश्मीर के अंदर लगातार पिछले कई समय से शिकायतें तो थी कि हॉस्पिटल्स के अंदर से बच्चे गायब हो रहे हैं, बच्चे चोरी हो रहे हैं, पुलिस ऑन टाइम उन्हें ट्रैक भी कर रही थी। लेकिन अब जिस तरह से तार खुल रहे हैं, ये शायद ऐसा सामने आ रहा है कि अभी से नहीं, जिस तरह से वो जिस कॉन्फिडेंस से वो शख्स बात कर रहा है, पिछले कई सालों से शायद ये गैंग, ये बस जो एक तरह से ये एनजीओ है, सो कॉल्ड एनजीओ, कश्मीर के अंदर काम कर रही थी और लगातार अपना जो बिजनेस है वो एक इंसानी जान पर कमा रही थी। इस तरह से ये सामने बताया जा रहा है कि वीडियो के अंदर जो ग्लोबल कश्मीर नाम की या ग्लोबल वेलफेयर नाम की जो ये एनजीओ सर्विसेज है, इनके एक शख्स थे, एक नुमाइंदे थे जो राजधानी दिल्ली में एक टीवी चैनल के एक रिपोर्टर के साथ बैठे। उन्होंने वहां पर उनके साथ डिस्कशन किया, उन्हें बच्चा बेचने की, खरीदने की पूरी प्रोसीजर बताया, किस तरह से खरीदा जाना है, किस तरह डॉक्यूमेंटेशन करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत नहीं डॉक्यूमेंटेशन की, लेकिन अगर आप चाहें तो हम डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी बच्चे इस पर ऐड करें तो हम लोग किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर गायनोकोलॉजिस्ट, सीनियर एमडी तक को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, उन्हें भी कुछ पैसे खिला सकते हैं ताकि वो बच्चे जिनके माँ बाप। ये जब ये खबर आ रही थी और ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इसके बाद श्रीनगर के अंदर रिएक्शन क्या कुछ है? ये जो हसास लोग हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्या उनकी नींद टूटी है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करने जा रही है या सिर्फ ये इसी खबर तक रहेगी, सोशल मीडिया पर बज़ करती रही और ये मर जाएगी इसी तरीके से? देखिए, अभी तक कोई बड़ा लेवल का कॉग्निजेंस सरकार की तरफ से इसमें नहीं देखा गया। कोई बड़ा स्टेटमेंट जिसको हम कहें कि सरकार ने नो टाइम कॉग्निजेंस लिया है इस मामले का और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन दिखाई है, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं देखने को मिला है। लेकिन जमीन पर जब हम लोगों की बात करें, आम लोग एक तरह की दहशत में है कि अब अस्पतालों पर भी यकीन किया जाए या नहीं। एनजीओ सर्विसेज जो कश्मीर के अंदर एक तरह से कहें तो सेल्फ स्टाइल जो गुरु बने हुए हैं कि हम लोग लोगों को बचा रहे हैं, लोगों की जानें बचा रहे हैं, लोगों की खिदमतें कर रहे हैं, उन पर यकीन किया जाए या ना किया जाए, एक बड़ा सवाल अब कश्मीर के अंदर भी उठ चुका है। क्योंकि कश्मीर के अंदर हमने ये तो सुना था कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग बाहर से कश्मीर की तरफ हो रही है, लेकिन यहां से बाहर की तरफ का होना ये पहली बार सामने देखा जा रहा है। ये वही लोग हैं जो एनजीओ बनाकर सड़कों पर फिर रहे बच्चों के लिए स्टोरीज किया करते थे, उनकी सहायता किया करते थे, लेकिन अपने ही बच्चों को यहाँ से बाहर बेचना खूबसूरती के नाम पर ये पहली बार सामने देखा जा रहा है। और जिस तरह से दाम तय किए गए हैं। एक लास्ट चीज बड़ी आपसे जानना चाहूंगा, जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है, क्या इस एनजीओ की तरफ से कोई बयान दिया गया या कोई कोऑर्डिनेट आपका हुआ, उनके साथ कोई कनेक्शन हुआ ताकि वो उनकी बात भी सुने कि कहां तक ये बात सही है, क्या कुछ है? देखिए, अभी ये खबर जो है कश्मीर के अंदर आज सुबह से ही लगातार वायरल हो रही है और अभी से कुछ समय पहले कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि शायद एनजीओ के जो शख्स है जिनका नाम सामने आ रहा है, उनकी फैमिली प्रेस कॉलोनी शायद आज या कल पहुंचे और इस चीज का एहतजाज भी करे, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये तमाम जो इल्जाम है ये साफ साफ गलत है और ये पूरी तरह से एक मिसकंडक्टेड कम्युनिकेशन है, उनका ये कहना है। लेकिन जिस तरह से कम्युनिकेशन हुई है उसमें कहीं पर भी कोई मिसकंडक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उनकी बात को सुनना बहुत जरूरी है। वो यहाँ पर पहुंचे, वो अपना एहतजाज दर्ज करें और फिर
अगर पुलिस चाहे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, एक प्रॉपर कॉग्निजेंस इस मसले में लिया जाए तो और भी तारे खुल सकती हैं। हो सकता है कि कुछ साल पीछे जाकर के भी देखा जाए कि बच्चे जो गायब हुए हैं, जिनकी मिसिंग रिपोर्ट अस्पतालों के अंदर से आई है या कुछ ऑर्फनेजेस के अंदर से आई है, वो कहाँ गए हैं, किस तरह से गए हैं, या और भी बड़ा ट्रैफिकिंग सिस्टम इसे एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ है या बिल्कुल भी नहीं है, इस पर भी और तारे खुल सकती हैं। लेकिन अभी के लिए अगर कहें तो मैटर इज सब्जेक्टिव। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ हमसे ज्वाइन करने के लिए। इतना मामला था जी एनजीओ का जो आजकल सुर्खियों के अंदर है और माना जा रहा है कि बड़ी चीजें जो है वो इस आड़ के अंदर की जा रही है। लेटेस्ट होप्स हो कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर एक बार एतबार उठ गया तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर रियल एनजीओ के लिए जो हकीकी तौर पर काम करते हैं उनके लिए काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इस खबर को हम और भी परस्यू करेंगे जी। देखते हैं कि उनका दूसरा मौक़िफ़ क्या कुछ होगा, उस एनजीओ का मौक़िफ़ क्या कुछ होगा। इसलिए मैंने नाम नहीं बताया, कुछ चीज़ें रखी मैंने अपने पास। चाहता तो मैं नाम भी बताता, वायरल बड़ी चीज़ें हो रही है, लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब उनका मौक़िफ़ भी सामने आएगा। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा सियासत की भी करते हैं, क्योंकि सियासत के अंदर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले कई दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि सियासी बयानात का सिलसिला तेज़ हो रहा है। ए टीम, बी टीम और सी टीम का नाम दिया जा रहा है। 370 और 35 एक ही बातें हो रही है। इस बीच आज का दिन भी सियासी तौर पर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला की, जिन्होंने कमान जम्मू सूबे के अंदर आज भी संभाली हुई थी और आज भी ताबड़तोड़ हमले मरकजी हुकूमत और मरकज के फैसलों पर करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को जो ख्वाब दिखाए गए थे 370 और 35 से खत्म होने के बाद वो शराब साबित हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला, रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलेगा जब तक यहाँ पूरी तरह से अमन नहीं आता और ये मिलिटेंट ट्रूप का हमला जो है सिविलियन पे ये रुकता नहीं। अगर आज भी मिलिटेंट के हमले हो रहे हैं, अगर आज भी सिक्योरिटी का निजाम जो है वो बिगड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर में, वो किसकी बदौलत? सिक्योरिटी का निजाम खराब है। अगर लोगों को मारा जा रहा है तो किसका कसूर है? यहाँ इस आवाम का कसूर नहीं है, वो इस दूर दराज बदरगाह के लोगों का कसूर नहीं है। लेकिन ये कहते हुए कि जब तक हालात पूरी तरह से ठीक नहीं होते हम यहाँ रियासत दोबारा कायम नहीं करेंगे, तो यहाँ के लोगों को उस बात की सजा दी जा रही है। नाकाबिलियत, कुछ पार्टियों ने ये आदत बनाई हुई है दो दो आवाजों में बात करने की। कोई एक कहता है कि बस 370 गया, अब इस पर बात ही नहीं करनी। फिर दूसरा मेरे एक तकरीर की जवाब में प्रेस में कहता है कि नहीं ना, 370 तो हमारी विरासत है, हम तो 370 लेके रहेंगे। अब ये कंफ्यूजन क्यों? कि बजाय ये कि हम एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे को कमजोर करने पे लगे रहे और उस कमजोरी का फायदा दूसरी तंजीमों ने उठाया, बिलखसूस बीजेपी ने, जो फिर पतली गली से पिछले दरवाजे से आके हुकूमत में बैठ गए। हुकूमत में बैठने के बाद उन्होंने जो करना था किया, फिर हुकूमत तोड़ी और इस रियासत का उन्होंने बेड़ा गर्क किया। रियासत के दो हिस्से हुए। अभी तक हम समझ नहीं पाए कि रियासत के दो हिस्से करने का मकसद क्या, और उसके बाद रियासत को यूटी में तब्दील किया। आज तक मुझे कोई ये नहीं समझा पाया कि जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा देने का मकसद क्या था। आखिरकार कौन सा फायदा यहां के लोगों को पहुंचा? चलिए मैं मानता हूं 370 की बात बीजेपी ने अपने मंशूर में की थी, लेकिन यूटी की बात तो किसी ने नहीं की। यूटी की मांग तो लद्दाख के लोगों की थी, और वो भी करगिल नहीं ले। करगिल के लोग तो कश्मीर के साथ रहना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के साथ रहना चाहते थे। यूटी की बात तो ले के बोध करते थे। कश्मीर के लोगों ने यूटी नहीं मांगा, जम्मू के लोगों ने यूटी नहीं मांगा, लेकिन ये यूटी हम पे ठोसा गया। मरकज की तरफ से फैसलों पर सवाल उठाते हुए उमर अब्दुल्ला के हालात अगर ख़राब है तो जवाब मरकज ने देना होगा, और जिस तरीके की सियासत की जा रही है इससे जम्मू कश्मीर मज़ीद कमज़ोर हो रहा है। इधर आज साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद भी मैदान में थे, और गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर पुंछ के अंदर इस बात की वजाहत कर दी कि माजी के अंदर जो फैसले लिए गए थे वो अवाम दोस्त फैसले थे, और जो इस वक्त किया जा रहा है वो मजहबी बुनियादों पर किया जा रहा है, और इससे मुल्क के अंदर एक नया खतरा पैदा हो रहा है।
जब एक जम्मू अलग था महाराजा और यहां अलग राजा था। तो इसकी तारीखी अहमियत और इस तारीखी अहमियत वाले जिले में उतनी ही तारीखी मुश्किलात का सामना किया। आजादी से पहले भी जब टैक्स लगा करते थे, आजादी के दौरान भी कई दिन कई महीने यहां इस शहर पर लड़ाई चल रही थी। आधा उन्होंने लिया, आधा हमने लिया। उसके अब 4 जिले बन गए जो पीओ के पास है। उसके बाद 65 की लड़ाई, उसके बाद 71 की लड़ाई। इतने लड़ाइयां ऊपर से भी और मुठभेड़ से भी आसपास से शायद ही किसी शहर ने देखी हो। डिस्ट्रिक्ट के देहाती इलाकों ने देखी होगी, लेकिन शहर ने नहीं देखी होगी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ने नहीं देखी। और मैं मुबारकबाद देता हूं पुंछ के हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख इस शहर में ये तीनों लोग रहते हैं, तीनों धर्मों के लोग रहते हैं। और यही हमारी पहचान भी है, हमारी मुल्क की पहचान है, हमारी रियासत की पहचान है, हमारे सेकुलरिज्म की पहचान है। यहां बड़े प्रेम से, प्यार से, पाकिस्तान से, पीओके से लड़ते रहे और इस इलाके की हिफाजत करते। तो थे गुलाम नबी आज़ाद, साबिक वज़ीर आला, जो अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। लेकिन श्रीनगर के अंदर सज्जाद गनी लोन ने भी सियासत को तेज किया है और पैदर पे कई सवाल उमर अब्दुल्ला पर दागे। कहा कि माजी में भी इस जमात का जो किरदार रहा है वो सबके सामने है और आज जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं उससे उमर का दोहरा चेहरा भी सामने आया है। उमर के लिए क्या कुछ सज्जाद गनी लोन कह रहे हैं, जरा सुन लीजिएगा। बीच में ही लाया कि वो जी उसने कुछ 370 का बोला था। मेरे फादर ने 50 बार वो डिनाई किया। वो 10 साल जेल में रहे, तिहाड़ में रहे, फिर जोधपुर में रहे। वो नजर नहीं आता अंधों को। लेकिन जी 1970 में कहीं हमको जी किसी ने बोला कि आपने ये बयान दिया। सो ये इन आरोपों से कुछ, अब कल देखिए मुझे बड़ा फील हुआ, अल्लाह बहुत ज्यादा फील हुआ। मुफ्ती साहब है नहीं जिंदा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन देखिए क्या बोला उन्होंने। हालांकि उनकी जो बेटी है वो इनकी अलायंस पार्टनर है, तो और ऐसा बोला कि भाई बीजेपी के साथ मुफ्ती साहब ने हाथ मिलाया, जैसे खुद कभी मिलाया नहीं है। वो तो पहले तो बीजेपी को यहां लाने वाले उमर साहब ही थे, वो तो दुनिया को मालूम है। और ये हमारे कश्मीरी में एक बात कहते हैं टरबाज। उमर साहब अब इंशाल्लाह कश्मीर के सबसे बड़े टरबाज बन रहे हैं। जो अखा का टार होना अल्लाह ताला दी उनमें भी। अब नया टार है कि अगर हम होते तो क्या करते हैं। हमने आपको 2010 में देखा है जब आप बच्चों को मार रहे थे, नौजवान बच्चों को, तो यूनियन होम सेक्रेटरी तय करता था कि कर्फ्यू में रिलैक्सेशन कब होगी। आप नहीं देते थे, आपने सब दे दिया था उधर। हमने ये भी आपका देखा कि जब इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया, आपका अलायंस था बीजेपी के साथ, उन्हें रिजेक्ट किया। आम राय थी दैट प्रॉपर्टी डिमांड्स आप इस्तीफा देंगे, आपने नहीं दिया। यू स्टक टू पावर। सो अब डरबाज बोलते कि अगर हम क्या करते, 370 को पार्लियामेंट ने लिया है, पार्लियामेंट में हटाया है। उसी पार्लियामेंट में जिसमें जब वो लिया गया, इनके जो पार्लियामेंट मेंबर है वो हंस रहे थे तब। नन ऑफ देम डिड एनीथिंग। तब अगर यहां किसी ने कपड़े फाड़े कुछ किया, वो फयाज मीर साहब यहां बैठे इन्होंने किया। सो वो भी हिस्ट्री याद रखेगी। सो ये बोलना कि नहीं जी अब अगर हम होते तो आप क्या करते, कुछ नहीं करते। ये जैसे आजकल आपने सुना होगा, कभी बोलते हैं वोट डिवीजन, कभी बोलते हैं कुछ। ये जो उमर साहब कल गए इंदरवाल, वहां तो नहीं वोट डिवाइड होगा उसका सरूरी साहब का। डोडा में तो नहीं डिवाइड होगा मजीद वानी साहब का। ये क्या वहां वोट डिवीजन के लिए बीजेपी ने भेजा है उनको? वरना जिस चुनाव में बीजेपी एक सीट नहीं लेती थी, आज 4 हैं उसके पास बिकॉज ऑफ वोट डिवीजन। ये कौन कर रहा है वोट डिवीजन?
किसने भेजा उनको वोट डिवाइड करने के लिए? वरना है वहां कांग्रेस, जीतने दे उनको। रियलिटी है, अगर वहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगी, कांग्रेस जीत जाएगी। ये वहां तीसरे नंबर पर हर जगह है, लेकिन भेज रहे हैं हर एक को। किसने भेजा है? सज्जाद गनी लोन बता रहे थे कि जनाब माजी में भी जो कुछ हुआ है सबके सामने है। मैं जरा इस पर गुफ्तगू करते हैं। जनाब इमरान नबी लोन साहब मेरे साथ, इमरान नबी डार साहब मेरे साथ है, तर्जुमान है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। कोशिश कर रहा था कि उमर साहब से बात हो पाए, नहीं हो पा रही है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बयानात, काउंटर बयानात पिछले कई दिनों से चल रहे हैं, लेकिन आज थोड़ी सी गर्माहट इसमें और ज्यादा आई है। किस तरीके से सज्जाद साहब के बयान को देखेंगे, लेकिन जनाब सबसे ज्यादा शोफ्तबाजी और सबसे ज्यादा झूठा अगर है कोई, वो तो उमर अब्दुल्ला है। माजी में भी यही किया और आज भी यही कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ये सियासी बयान है। ये सज्जाद जो छोटे भाई हैं मोदी के छोटे भाई जो हैं, इनका ये कोई सियासी बयान नहीं है। ये है हसद का बयान, ये है जेलसी का बयान। क्योंकि इन्होंने इनके मतलब गुमान में नहीं है था कि उमर साहब को इतना बड़ा, जो जनाब वैली में इस टाइम पे उमर साहब 8 दिन के दौरे पे हैं, और जो वहां पर वालिहाना इस्तकबाल हुआ और जो रैलीज वहां पर हुई, जो आपने भी देखी और जो मीडिया ने भी कवर की जी। मुझे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन है और इसमें जो है जेलसी का एस्पेक्ट है। क्योंकि इनकी साख तो मुझे लगता है कि उस जहां पर ये रहते हैं वहां पर भी खत्म हो गई है। इनको एक प्लेटफॉर्म मिला था जब इनको पीएचडी में मिला था, जो इनकी हैसियत के लायक नहीं था, और इनको अपनी हैसियत समझ आई और ये खुद ही भाग गए वहां से। और आज ऐसे क्रैश और ऐसे नाशाइस्ता वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुझे शर्म आती है कि ये अपने आप को एक पॉलिटिकल लीडर बोलते हैं। इस तरीके की जबान इस्तेमाल करना बहुत ही गलत है। और आज जो हम सिविलाइज अपने आप को कहते हैं, ये दिखाता है कि इनकी सोच कैसी है और ये क्या सोचते हैं। दो चीजें आज सज्जाद ने बड़ी फोर्सफुली कही, क्या कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा पावर टू पावर रही और हमेशा उन्होंने चाहा है कि वो इख्तिदार के अंदर रहे, और फिर माजी की 2 बातें भी उन्होंने बता दी। तो क्या उसे भी डिनाइल करें कि ऐसा नहीं है जी, वो नहीं हुआ है, वो तो एक फैक्ट है। अगर हम माजी की बातों में जाएंगे तो मैं भी माजी की बात में आपको बोलूंगा, जब 2016 हुआ तब ये भी तो मिनिस्टर थे महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की सरकार में। तो इन्होंने तब क्या किया जब 2016 में यहाँ पे कत्ल आम हुआ? इन्होंने बात नहीं की वहां पर। और ये पहले हमको ये बताए ये किस कोटा में एज मिनिस्टर रहे थे। ये तो अब वाजे हो गया, ये तो बीजेपी कोटा में मिनिस्टर थे। और ये बयान जो ये बार बार बोल रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी बीजेपी के साथ कोई इल्हाक नहीं किया। जब हमने एनडीए, तब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था और उसमें बाकी सेक्युलर पार्टीज भी थी, हमने बीजेपी के साथ अलायंस नहीं किया। वी वर पार्ट ऑफ एनडीए, नॉट बीजेपी। और जेएंड के स्टेट में कभी बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं किया। हमने तो ऐसी न कभी किया है न कभी करेंगे। और ये जो आज बीजेपी के जलसों में और आरएसएस के मीटिंग्स में बैठते हैं, और ये इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये मतलब ये वही बात हुई, आसमान की तरफ थूक मारना, वो थूक किसके ऊपर आएगी? अच्छा इमरान, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं उमर साहब को सुन रहा था पिछले कई दिनों से, कह रहे जी हम सबने जी एक होना है तब जाके मामला हल होना है। मैं आजाद साहब को भी सुन रहा हूं, वो भी इसी तरीके की बात करें। लेकिन बातों बातों में कहीं ना कहीं उमर साहब तो बहुत आगे चले गए। उन्होंने आजाद साहब पर भी सवाल उठाए, उन्होंने मुफ्ती साहब पर भी सवाल उठाए। आपके अलायंस पार्टनर रह चुके हैं दोनों। देखिए, जो आजाद साहब पे वो आजाद साहब ने खुद क्लेरिफाई किया। आजाद साहब ने कोई ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने आजाद साहब जो स्टेटमेंट जब उमर साहब ने ये बोला, क्योंकि आजाद साहब का जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि मीडिया ने उसको मिस इंटरप्रेट किया, इस्तेमाल नहीं किए। और बाकी जो पीडीपी के बारे में इट्स अ फैक्ट, मतलब कोई ऐसी बात नहीं कही या कुछ ऐसा मतलब इल्जाम नहीं मारा, एक फैक्ट बताया। और ये फैक्ट सच है, ये बदल नहीं सकता है। ये फैक्ट है कि तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑफर किया था पीडीपी को, क्योंकि हमको पता था कि बीजेपी के मंशा था क्या।
तो ये उमर साहब ने एक, मतलब आप ये कॉन्टेक्स्ट में देखिए, अगर आप इस स्टेटमेंट को इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बाहर निकाल के इस पे इशू बनेगा, लेकिन आप पूरा जो उन्होंने उमर साहब ने बोला, इट वाज इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट कि हमको मिलजुल के बीजेपी के साथ जो है एक फ्रंट, उसके खिलाफ एक फ्रंट जो खड़ा करना है, जब वो फ्रंट तैयार होगा तो बीजेपी को इंशाल्लाह हम शिकस्त देंगे। उनके कहने का मतलब बिल्कुल यही था। अब उसमें से एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो निकाली जा रही है विदाउट कॉन्टेक्स्ट, उस पर बहस हो रहा है, तो मुझे लगता है वो गलत है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वजाहत करने के लिए कि किस तरीके से आप हालात को देखते हैं। जनाब ये तो थी बात जनाब सियासत की, लेकिन जरा बात माइशत की भी करते हैं, इकोनॉमी की करते हैं। और इन दिनों बातें हो रही है जनाब इन्वेस्टमेंट की, और कहा जा रहा है कि तिजारत को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा, कहा जा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। लेकिन श्रीनगर की तस्वीरें ज़रा दिखाइएगा। श्रीनगर में आज एहतजाज हुआ है, और एहतजाज किया है पोल्ट्री से वाबस्ता लोगों ने, और उनका मानना कि एक बड़ी सनत थी जी, एक बड़ा मामला इसके साथ चल सकता था, लेकिन हुकूमत की पेचीदगियों की वजह से अब ये सनत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। इस सनत से जो लोग जुड़े हुए थे उन पर कर्जे आ रहे हैं, और जितनी इसकी पैदावार यहां पर होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। सीधी सीधी सी बात आज उनकी तरफ से कही गई, कहा गया कि अभी भी कश्मीर या जम्मू अदर नेबरिंग स्टेट्स पर डिपेंडेंट है, और 70 to 80% माल जो है वो वहां से आता है। अगर हम अपने टांगों पर खड़े हो तो एक इकोनॉमिक रिवाइव हो सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार को एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। एक बड़ा सवाल आज उन्होंने किया। एक साउंड बाइट है, उसको जरा सुन लीजिएगा, उसके बाद सीधे हम श्रीनगर चलेंगे, क्योंकि मेरे साथ कश्मीर वैली पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन के सदर GM मीर साहब भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले श्रीनगर के अंदर जो एहतजाज था, जरा दिल की बात को सुन लीजिएगा एक बार। जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है, और हम यहाँ पे पोल्ट्री फार्म यूनियन कश्मीर की तरफ से आए हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन मकसद है इस प्रोटेस्ट का, हम चाह रहे हैं कि जहाँ की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, पोल्ट्री फार्मर्स है, उनको हम बचा सकें, क्योंकि पोल्ट्री फार्मर लगातार 2-3 सालों से बिल्कुल नुकसान में जा रहे हैं। हमारे जो अक्सर पोल्ट्री फार्मर यहाँ पर हैं, उन्होंने बैंक से लोन लिया है, डीलर्स के पैसे उनके पास है, ज़मीनें हमने बेची है। मोर देन 90% जो हमारे फार्मर्स है वो बिल्कुल लॉस में जा रहे हैं इस वक्त, वो कर्जे में डूबे हुए हैं। अच्छा, इसकी मेन वजूहत क्या है? इसकी मेन वजूहत यह है कि पंजाब और हरियाणा से जो माल यहाँ पे आता है, वहाँ पे चूंकि लोकली प्रोड्यूस होता है, चिक भी वहाँ पे, हैचरीज वहाँ पे लगी है, फीड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हैं, वहाँ पे उनको सब कुछ सस्ता मिल जाता है। उस वजह से जो चिकन वहाँ से आता है वो यहाँ पे हम उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी फ्रेट लगती है, एक एक चीज़ लगता है, मोटिलिटी होती है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिक्स की, हम यहाँ पे कम्पीट नहीं कर सकते थे। पहले उन पर टूल टैक्स लगता था, जो कि गवर्नमेंट ने 2017 के बाद, वो 2019 के बाद टूल टैक्स बिल्कुल खत्म कर दिया। उस वजह से जो हमारा जो है ना, हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। इम्पार्शियल कंपटीशन नहीं, हम चाह रहे हैं यहाँ पे इम्पार्शियल कंपटीशन हो, ताकि हम सर्वाइव कर सकें। चलिए जी, श्रीनगर चलते हैं। GM भट्ट साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया जी भट्ट साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, और ये बात मैं तब आपसे कर रहा हूं जब रात देर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बाहर थे, बैरून रियासत थे, बात कर रहे थे सरमायाकारी की, और उस सरमायाकारी पर हमारी ये उम्मीद है कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और कुछ चीजें आगे बढ़ सकती है। लेकिन जब मैं इस पोल्ट्री सन्नत की बात करता हूं, आहिस्ता आहिस्ता करके ये सन्नत भी रूबा जवाल हो रही है। क्या मैं जो पढ़ पा रहा हूं यही सही है, या कुछ और भी चीजें हैं? अगर उन्हें स्ट्रीमलाइन किया जाता है तो सनद आगे बढ़ सकती है। पहले आपने कहा कि अजीज साहब बाहर थे, वो इसी काम के लिए गए थे, डिजीज रिवाइवल के लिए। देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। कहना कुछ और है और करना कुछ और है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये जम्मू और कश्मीर में 6 से 7 लाख लोग डायरेक्टली इस पोल्ट्री सनत के साथ वाबस्ता है। बीइंग बॉर्डर स्टेट, तो इसलिए पिछली गवर्नमेंटों ने यहाँ मार्केट को कवर देने के लिए 10 रुपया तकरीबन पर किलो, जो कि एक बर्ड में 15 रुपया मार्केट कवर आता है, क्योंकि उससे हम बच जाते थे। मतलब ये है क्योंकि यहाँ सब कुछ महंगा है, और सर्दी भी है, मौसम भी है, बॉर्डर एरिया भी है। या हमारे डॉक्टर साहब जो अभी बात कर रहे थे, इन्होंने सही कहा कि वहाँ बाहर सब कुछ सस्ता है, मगर यहाँ पर कुछ नहीं है। उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट से हमको ये जीती, जो पहले की गवर्नमेंट है, ये जो आज की गवर्नमेंट है, ये आ गई, इसने सब कुछ खत्म कर दिया। पोल्ट्री फार्म
3 साल से जैसे भिखारी है। यहाँ मैं ये बात बताता चलूं, एक 10,000 पोल्ट्री फार्म के लिए तकरीबन जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, माल वगैरह 3 करोड़ का खर्चा होता है, नॉट 2.5 से 3 करोड़। मगर ये गवर्नमेंट इसको कुछ नहीं कर रही है, बल्कि उसको भीख मंगा बना रही है। मिसाल के तौर पर चूजा हमारा बाहर से आता है, फीड बाहर से ऑलमोस्ट आ रहा है, दवाइयाँ सब कुछ। और हमको पता है वीगन मैन्युफैक्चर, हमको पता है इसकी लागत क्या है, कैसी होती है, क्या होता है, मॉडल की क्या है, मेडिसिन कॉस्ट क्या है, दवाई क्या है, सब कुछ है। अब हमको ये एक मैन्युफैक्चर हर किसी एक्टिविटी का वो रेट खुद निकालता है, मगर यहाँ अंधा कानून है। अंधा कानून क्या है? EDI से हमें लोन दिलाया जाता है, ट्रेनिंग दिलाई जाती है, फिर हम माल तैयार करते हैं, मगर जब एज ए एंड प्रोडक्शन बनता है उसका रेट DC फूड करता है उसको, जबकि वो इस बारे में ABC नहीं जानता है। इसलिए यहाँ के फार्मर खत्म। अच्छा, ये बुनियादी वजह यह कि जनाब अब जैसे भी था, अगर एक सिस्टम बनाया जाता, जब आप रेट को मैकेनिज्म कर रहे हैं, रेट लिस्ट बनाते हैं, अगर आपकी नुमाइंदगी वहां पर होती तो एक मैकेनिज्म चल पाता। नंबर एक तो ये इशू है। दूसरा, जो सरकार कह रही है कि जनाब ये जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये जो नौजवान हैं जो खुद रोजगार अपना तैयार कर रहे हैं, इनके लिए जब माहौल बना रहे हैं, इनके लिए नई स्कीमें दे रहे हैं, मुद्रा के तहत लोन दिया जा रहा है ताकि ये खुद कफील हो सके, क्या कोई फायदा अभी तक आपकी सनत के साथ लोगों को मिला इस पूरे वादे का? एक बात मैं यहाँ कहता चलूं कि ये जो DC साहब यहाँ मीटिंग मतलब रेट निकालते हैं, उस मीटिंग में हमको ये बुलाते हैं, मगर हमारी एक नहीं सुनते हैं, बल्कि धमकियां देते हैं आपको जेल भरेंगे अगर आपने इस रेट पर नहीं बेचा जो उन लोगों ने निकाला। हम उनको अपना ब्रेकअप दिखाते हैं, भाई ये कास्ट ऑफ डे ओल्ड चिक है, ये फीड है, ये मेडिसिन है, ये साडस्ट है, ये मॉर्टलिटी वगैरह है, मगर वो धमकियां देते हैं, मानते ही नहीं है। ये कहने और करने में बहुत फर्क है, इसलिए ये सब झूठ है। अब ये गवर्नमेंट टीवी पर दावा तो कर रही है, मगर बिल्कुल झूठ। अगर ये कुछ करना ही चाहते हैं, हाँ ये मैं बात यहाँ पर एडमिट कर रहा हूँ, पीछे के सामून साहब के या जो अब हमारे कमिश्नर साहब ने, इन लोगों ने बहुत कोशिश की, मगर अंत में इनका भी नहीं चलता है रेट पर कुछ, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की कि LG साहब ने, मगर LG साहब ने टाइम नहीं दिया ताकि हम उसको देखें। हमको सिर्फ ये कहा जाता है भाई ये आपके कश्मीरी लोग अपने लोग हैं, इनको सस्ता दे दो। हमने उनको कहा आप ही रेट ईमानदारी से बना और 10% के बजाय हमको 8% दे दो। तो कहते हैं नहीं इससे भी काम करो, मतलब इतना रेट है, हरियाणा में ये कम रेट है। मैंने कहा हम यहाँ पालते हैं, हमको यहाँ का पता है, मगर वो मानते हैं अगर हम कुछ करें FIR करते हैं, बेइज्जत करते हैं, हम क्या करें? ये पढ़े लिखे इस ट्रेड के साथ इंजीनियर्स है, ग्रेजुएट्स है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं। मतलब मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ, तो डीजल का रेट आपको पता ही क्या है, वो कश्मीर के लिए भी वही है, बिल्कुल जी, बाहर के लिए भी है। अब जब हम मुर्गा, वो तो गवर्नमेंट वो रेट आम इंसान से ले रही है, पर जब मुर्गे की बात आती है भाई इनको कुछ फायदा दे दो, आप दे दो ना। चलिए डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ऑडियो आपका ब्रेक हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि बेरोजगार इस सनत के साथ पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे। और अब सवाल यही है कि जनाब बाहर और स्टेट के अंदर फर्क होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बड़ी चीजें बाहर से आती है, लेकिन अगर कंसल्टेशन ना हो, बातचीत के दरवाजे दोनों तरफ से ना हो तो मामला खराब होगा। और इनका मानना है कि LG साहब से बड़ी बार मिलने की कोशिश की, आज तक टाइम नहीं दिया गया, तो किस तरीके की सन्नती इनकलाब की बातें हो रही है, ये मेरी समझ से इस वक्त बारे में। चलते हैं जी आगे, अब जरा तरक्याती मंजरनामा भी आपको दिखाते हैं। कहा जा रहा कि तरक्याती मंजरनामा तेजी के साथ चल रहा है और हजारों करोड़ रुपए सर्व किए जा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है जी, नेशनल हाईवे 44 कुलगाम काजीगुंड रोड की है। मुख्तलिफ मकामात पर सूरत हाल ये है। और जब अवाम ने सवाल पूछा कि वजह क्या है तो कहा गया जनाब फंड्स नहीं है। और जब इंतजामिया के बड़े अफसरों से पूछा कि फंड्स है या नहीं है, कहा गया कि जनाब बुनियादी सतह पर ठेकेदार कमजोर है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर चलते हैं,
अवाम क्यों परेशान है और अवाम ने अब तंग आमद व जंग आमद का नाम देते हुए यह क्यों कहा है कि मामला ठीक नहीं किया तो सड़कें ब्लॉक कर देंगे। मेरे साथ फिदा हुसैन है। फिदा, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पहले जरा हमारे व्यूअर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगे आप खड़े हैं कहां पर, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये NH44 एक बड़ा NH44 है, किन किन स्पॉटों पर लोग परेशान है और क्यों परेशान है? देखिए इशफाक, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं गुंडीपुरा कुलगाम के पास हूं, जहां पर NH444 जो है उन्होंने लोगों की आसानी के लिए इस सड़क को कुशादा बनाया और यहाँ पर एक ब्रिज बनना था जो 16 मीटर ब्रिज बनना था, लेकिन न जाने क्यों वो ब्रिज अभी भी नहीं बना। हालांकि जो मजकूरा कॉन्ट्रैक्टर है उसको 2021 नवंबर में ये ब्रिज जो है मुकम्मल करना था। मकामी लोग नाला है कॉन्ट्रैक्टर से, मकामी लोग का मानना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है उन्होंने हमें वादा दिया कि आपका जो ये ब्रिज है ये जल्दी मुकम्मल होगा, लेकिन डेडलाइन भी हो गई है। अब इस पे काम कब दोबारा शुरू होगा? और यहाँ पर हादसा भी हुए, उन हादसा को रोकने के लिए अब मकामी लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ से गाड़ी आती है वो यहाँ पर ही रुकती है, जो वहां से गाड़ी आती है वो वहां पर रुकती है और उसके बाद ही उनका यहाँ से निकलना होता है। ये पुल जो है काफी अहम है। मैं बता दूं आपको, जिला कुलगाम को जोड़ने वाला, काजीगुंड को जोड़ने वाला, जम्मू को जोड़ने वाला, यानी कि यहाँ से जम्मू जो है वो काफी आसान पड़ता है, शोपियान को भी ये मिलाने वाला है। वही तो वजह क्या है कि फिदा जल्दी से बताइएगा, वजह क्या है कि ये पुल आज तक बन नहीं पा रहा है जबकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि पैसा है? देखिए कहीं ना कहीं पे कॉन्ट्रैक्टर है, जो मजकूरा कॉन्ट्रैक्टर या मजकूरा एजेंसी जो है उनकी जो कमजोरी है वो इस पर साफ तौर पे नजर आ रही है। अगरचे उन्होंने सड़क को कुशादा बनाया तो आखिर क्या वजह है कि इस ब्रिज पर उन्होंने काम मुकम्मल नहीं किया है? और लोग चाहते हैं कि ये ब्रिज जो है मुकम्मल होना चाहिए ताकि हमें आसानी हो जाए, क्योंकि अब आने वाले वक्त में किसी भी वक्त बर्फबारी हो सकती है और यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी होती है। यहाँ पे अभी भी माइनस टेम्परेचर है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, लेकिन मजकूरा कॉन्ट्रैक्टर जो है शायद तस से मस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोग नाला है। अब उन्होंने यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जो कुलगाम है उनसे गुजारिश किया कि इस ब्रिज को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। आम लोगों की यही एक मैसेज है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन ज्वाइन करने के लिए। मामला जी काजीगुंड कुलगाम का इलाका है NH444 का, जहां पर ब्रिज बनना है लेकिन पिछले 8-10 महीनों से बन नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आवाम भी परेशान है। और अब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो यहां तक आ गए हैं कि जनाब अगर इस मामले को संजीदगी के साथ नहीं लिया गया तो हंगामे की सूरत हाल भी बन सकती है। लेकिन जरा हंगामों से हटकर बात जरा खारजा पॉलिसी की करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की करते हैं और बात वजीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पुतिन की करते हैं, क्योंकि खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच एक बार फिर 1-to-1 मुलाकात हो सकती है और फॉरेन ऑफिस इस सिलसिले में काफी ज्यादा तेजी के साथ काम कर रहा है। मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ से पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी को तेज करते हुए अमेरिका के अंदर अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर करने की कोशिश में लगा है, वहीं पर रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है और आगे भी वो भारत का ही साथ देगा। इस तरीके की उम्मीदें जो है वो लगाई जा रही है और माना जा रहा है कि ये जो नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग ऑन द टॉप ऑफ द लीडर्स की होनी है प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन की, इससे आने वाले दिनों में फिर एक और शक्ल मिलेगी दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों को मजीद बेहतर बनाने के हवाले। संजीव श्रीवास्तव साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, एक तरफ से अमेरिका है जिसका झुकाव कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर है क्योंकि तालिबान की वजह से वो काफी देर तक वहां रहा है, लेकिन भारत की स्ट्रेटजिकल पॉलिसीज को देखते हुए, डेवलपमेंटल पॉलिसीज को देखते हुए अब वहां पर भी एक यू टर्न है और भारत का साथ वो देकर आगे बढ़ना चाहता है। यहां से रूस भी है, तो क्या मैं ये मानूं कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के लिए और डिप्लोमेटिक पॉलिसी के अंदर एक मेजर चेंज आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है? एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान समय में जो रणनीतिक कैलकुलेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस हैं, वो बदल रहे हैं। एक दौर ऐसा था कि जब भारत के अमेरिका के साथ संबंध अच्छे नहीं हुआ करते थे, उसमें कहीं न कहीं एक खटास होती थी, कहीं न कहीं एक तनाव होता था और उसका कारण ये था कि उस समय की जो भौगोलिक जियो स्ट्रेटेजिक जो सिचुएशन थी, जो कोल्ड वॉर का दौर था, उससे अब दुनिया बाहर निकल चुकी है। हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में हैं और ऐसे में पिछले 20 वर्षों में भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उसमें बड़ा परिवर्तन आया है। ये संबंध ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं।
कोल्ड वॉर के सोवियत संघ के पतन के बाद से ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया आर्थिक सुधारों के माध्यम से भारत में शुरू हुई थी, उसके बाद से भारत और अमेरिका के संबंधों में बहुत ही गहरा परिवर्तन आया है। और आज भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है उसे कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया जाता है। लेकिन इसका आशय जरा भी गौर साहब ये नहीं है कि भारत और रशिया के संबंधों में कोई कमी आई है या कोई तनाव आया है। भारत और रशिया की जो पार्टनरशिप है ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। रशिया आज भी भारत के साथ पूरी तरीके से भारत के विषयों पे खड़ा रहता है। आप यूनाइटेड नेशंस के मंचों को अगर देखिए तो रशिया का सपोर्ट भारत को हमेशा मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में जो स्थितियां बन रही हैं उसमें जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन हैं वो अपने पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और ऐसे में वो अमेरिका की हेजीमोनी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और चाहे वो सीरिया का थिएटर हो, लीबिया का थिएटर हो, विश्व के जो यूक्रेन का जो थिएटर हो, नेटो का जो चैलेंज है, और साथ ही साथ वो इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपने प्रभाव को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। तो और अमेरिका की हेजीमोनी को चैलेंज करने की प्रक्रिया में वो चाइना के साथ भी मिलकर के कार्य करते हैं। तो ऐसे में अब भारत के सामने एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है और रशिया के सामने भी पैदा हो जाती है कि भारत के संबंधों को और रशिया के संबंधों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये जो संबंध है विश्वास पे आधारित है, ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, इसमें ट्रस्ट का बहुत ही बड़ा एलिमेंट है। चाहे रशिया ने जो भारत को परमाणु रिएक्टर्स दिए हों या आज भी रशिया से भारत 60% से ज्यादा अपने डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है, आज भी रशिया भारत का सबसे बड़ा रक्षा का साझीदार है। तो ऐसे में रशिया और भारत के जो संबंध हैं वो यथावत हैं और वो जो है लगातार उसको अधिक से अधिक कैसे बेहतर बनाया जाए डिस्पाइट ऑल अनसर्टेनिटीज, ये एक बड़ा जो है प्रश्न रहता है दोनों ही नेताओं के सामने। लेकिन मेरा ऐसा पूरा विश्वास है गौरव साहब कि ये जो रशिया और भारत की जो पार्टनरशिप है ये और भी गहरी होगी और रशिया और भारत के बीच के जो म्यूचुअल जो ट्रस्ट पे आधारित जो संबंध है, टाइम टेस्टेड जो रिलेशनशिप है वो यथावत जारी रहेगी। अभी हाल में ही आपने देखा कि रशिया, इंडिया और चाइना, रिक जो कंट्रीज हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई और इसमें रशिया और भारत और चाइना तीनों ने अफगानिस्तान के विषय पे, कोविड-19 पैंडेमिक के विषय पे गहरे कोलैबोरेशन की बात की है। तो जाहिर है कि जो अनसर्टेनिटीज हैं दुनिया में उसको अगर ध्यान में रखते हुए भी भारत और रशिया के पास आपस में कोलैबोरेट करने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज हैं, बहुत सारे स्कोप हैं। रशिया और भारत आज भी सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर हैं, 60% से ज्यादा इक्विपमेंट भारत आज भी रशिया से खरीदता है, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो अमेरिका के साथ जो हमारी जो पार्टनरशिप है वो तो गहरी हुई है, लेकिन इसका असर ये नहीं है कि रशिया के साथ संबंधों में कोई एक इस तरीके की लास्ट चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं ये समझूं कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो ग्लोबल चेंज हो रही है इसका इफेक्ट रूस पर भी है, इसका इफेक्ट अमेरिका पर भी है और इसका इफेक्ट आगे पीछे छोटे देशों पर भी है। यही वजह है कि एक मास्टरपीस के तौर पर भारत उभर रहा है इस वक्त। जी निसंदेह। देखिए, ये जो वर्तमान समय की रणनीतिक अनिश्चितताएं हैं उसका असर जो पुराने जो कैलकुलेशंस हैं उस पर कहीं ना कहीं पड़ता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले यही जो रशिया था वो पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को लेकर के जरा भी कोई कदम नहीं उठाता था, लेकिन रशिया ने कुछ कदम अपने हथियारों को बेचने के लिए पाकिस्तान की तरफ भी उठाए हैं। जाहिर है कि भारत भी अपने हथियारों के जो खरीद का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कर रहा है। आज भारत अमेरिका से बहुत बड़ी संख्या में वेपन्स खरीदता है, इजराइल से खरीदता है, तो रशिया भी नए बाजार तलाश रहा है और इसी वजह से रशिया ने पाकिस्तान वगैरह के साथ भी अपने जो रक्षा के संबंधों को बढ़ाना शुरू किया है। साथ ही साथ अब जो जिस तरीके का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है उसमें रशिया और चाइना जिस तरीके से अमेरिका की हेजीमोनी को अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी कहीं न कहीं भारत और रशिया के बीच में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जिसको लेकर के एक डिलिब्रेशन करना पड़ता है कि क्या करें। जैसे कि अभी आप देखिए तो S-400 जो वेपन सिस्टम जो रशिया भारत को दे रहा है उसको लेकर के अमेरिका ने इसके ऊपर अपने काफ्ता कानून के तहत भारत के ऊपर ये कहने की कोशिश की कि भारत इसको रशिया से न खरीदे, लेकिन जो भारत के सामने जो ये स्थितियां हैं उसको भारत ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ जवाब दिया है कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। भारत अमेरिका के साथ अच्छे संबंध तो बना रहा है, लेकिन अब भारत अमेरिका का एलाई नहीं है बल्कि पार्टनर है, इक्वल पार्टनरशिप है, इसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है।
तो इसी वजह से भारत ने रशिया के साथ जो S-400 की डील थी उसके साथ आगे बढ़ने का निर्णय किया है और S-400 का जो डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, वो भारत को मिलने जा रहा है। तो ये जो भारत की जो विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का जो एलिमेंट है वो लगातार बदस्तूर जारी है और भारत इसी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के आधार पे ही अपनी विदेश नीति को संचालित करता है और आगे भी उसे इसी आधार पर संचालित करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी ज्वाइन करने के लिए। ये तो बात थी जनाब भारत और रूस के ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि खबर यह है कि आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात होने जा रही है और ये मुलाकात आने वाले दिनों में डिफेंस के एतबार से और स्ट्रेटजिकल पार्टनरशिप में काफ़ी अहम मानी जा रही है। डिप्लोमेटिक चैनल्स काफ़ी तेज़ी के साथ इस मुलाकात को पाई तकमील तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल 5 के 5 में इस वक्त मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।